गुड आफ्टरनून टू ऑल द स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम कल डिस्कस कर चुके हैं किसके बारे में, अम्ल और क्षार की प्रबलता के बारे में, और उनको प्रबलता का कैसे पता लगाया जाता है, पीएच के बारे में। और इसके साथ साथ हम पढ़ चुके हैं कि पीएच का जो हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व होता है। आज का अपना टॉपिक है, जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है लवण। और हम 5 प्रकार के लवणों के बारे में इसमें पढ़ेंगे, 5 प्रकार के पदार्थों के बारे में। इससे पहले हम ये पढ़ते हैं कि लवण होता क्या है। लवण देखिए, आप पढ़ चुके हैं पहले इस चीज़ के बारे में, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें एक अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके उसके परिणाम स्वरूप लवण और जल पैदा करते हैं, जल का निर्माण करते हैं। इसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो लवण की परिभाषा क्या हो जाएगी कि लवण वह उदासीन पदार्थ होते हैं। उदासीन का मतलब आप पढ़ चुके हैं कि वो ना तो क्षारीय होते हैं और ना ही अम्लीय होते हैं। लवण वह उदासीन पदार्थ होते हैं जो एक अम्ल और क्षार के मध्य उदासीनीकरण अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनते हैं। जैसे आपके सामने है HCl, HCl के साथ साथ NaOH। HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षार है जो निर्माण करता है NaCl का, जो एक लवण है, और H2O जल का निर्माण करता है। अगला टॉपिक अपना है लवण से रसायनों का निर्माण। लवण क्या हो गए? लवण सिर्फ एक यही लवण नहीं है, ये लवण का एक उदाहरण है NaCl, जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। ये एक लवण है। लवण और भी होते हैं, जैसे आपके सामने हम किसी भी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवा सकते हैं। KCl, K2SO4, ये सारे लवण हैं। NaNO3, ये भी एक लवण है। खैर, इसका अभी जिक्र नहीं करेंगे हम बात करते हैं लवण से रसायनों का निर्माण। सबसे पहला रसायन जो हमारा है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम का संकेत Na होता है, आपको पता है, और हाइड्रोक्साइड OH के लिए आता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaOH, और इसका एक अन्य नाम और है जिसको कॉमन नेम कहते हैं हम जनरली, जिसका नाम है कास्टिक सोडा। इसी NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम है और कास्टिक सोडा इसका कॉमन नेम है। बनाया कैसे जाता है वो निर्माण विधि देखिए। NaOH को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सोडियम क्लोराइड, जो हमने ऊपर बनाया था ये लवण, सोडियम क्लोराइड को, यानी कि नमक है ये, सोडियम क्लोराइड को जल में घोलना पड़ेगा, और जल में घोलने के बाद उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करनी होगी। उसके परिणाम स्वरूप जो पदार्थ बनेगा वो NaOH होगा, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। अभिक्रिया देखिए, 2NaCl और H2O, यानी कि ये NaCl और H2O सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है। इसमें से जब आपने विद्युत धारा प्रवाहित करवा दी, मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ, विद्युत आएगा, विद्युत धारा प्रवाहित करवाई तो आपको 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल गया। क्लोरीन गैस निकलेगी बाहर और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ये इसके लिए हम एक चित्र बना सकते हैं जो आपके उस YouTube वीडियो में नहीं दिया गया है, कि एक बीकर ले रखा है आपने और उसमें एक सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है। इसमें आपने 2 धातु की प्लेट ले रखी हैं और उसको एक बैटरी से जोड़ा हुआ है। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है उसको एनोड कहा जाता है, जो नेगेटिव से जुड़ा होता है वो कैथोड कहा जाता है। ये सब बड़ी क्लासेज की +1 की बातें हैं, वो आपको बाद में समझ आ जाएंगी। तो देखिए, एनोड पर जो हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा था यहाँ पे, इस पर क्या होगा? क्लोरीन गैस का निर्माण होगा। दूसरे वाले जो धातु की प्लेट ले रखे हैं उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा, और विलयन जो नीचे बच गया है उसमें जो पहले NaCl का जलीय विलयन था, अब ये अभिक्रिया होने के बाद, विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद इसमें क्या बन जाएगा? NaOH बन जाएगा, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और यही हमें बनाना था। अब इस अभिक्रिया में, इस निर्माण विधि में जो हमारे पास 3 चीज़ें बनी हैं, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस और NaOH, इनके क्या क्या उपयोग हैं? हाइड्रोजन गैस का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं हम, क्लोरीन गैस का उपयोग कागज उद्योग के रूप में करते हैं, और NaOH जो है वो प्रयोगशाला में साबुन बनाने में काम आता है। हमारी केमिस्ट्री की जो हमारी साइंस लैब है उसमें भी ये चीज़ है जो विभिन्न प्रकार के प्रयोग करने में काम आता है NaOH। हमारा दूसरा जो रसायन है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिसको आप POP कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र है कैल्शियम सल्फेट डोट, ये डोट है, ध्यान रखिएगा, और हाफ हाइड्रेट H2O, आधा H2O मतलब जल का आधा अणु है CaSO4 के साथ, आधा अणु, और आधे अणु को रासायनिक तौर पर हेमी हाइड्रेट कहा जाता है। जल के लिए हाइड्रेट शब्द यूज हो रहा है, हाफ के लिए हेमी यूज हो रहा है। तो इसका जो POP है, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। Ca से कैल्शियम, SO4 से सल्फेट, हाफ के लिए हेमी और H2O के लिए हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। निर्माण विधि कैसे होगी इसकी? निर्माण विधि के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जिप्सम एक पदार्थ होता है जो कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, डाई का मतलब 2, जिसमें कैल्शियम सल्फेट ही होता है लेकिन उसमें जल के 2 अणु होते हैं। जब जिप्सम को
जिप्सम में 2 अणु होते हैं और पीओपी में आधा अणु होता है जल का। पीओपी को बनाने के लिए जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है, या 100 डिग्री सेल्सियस कह सकते हो आप इसको। आपने 9th क्लास में पढ़ा है डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना। तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यानी कि जिप्सम को जब 373 केल्विन पे गर्म किया जाता है तो इस 2 मॉलिक्यूल में से 1.5 मॉलिक्यूल जो है अणु का, 1.5 अणु जो जल का है वो उड़ जाता है, आधा बच जाता है इसी के साथ कैल्शियम सल्फेट के साथ। और कैल्शियम सल्फेट के साथ जब आधा अणु जल का बच जाता है तो उसको हम पीओपी कहते हैं, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि अगर जिप्सम को गर्म 373 से ज़्यादा केल्विन पर अगर हम गर्म कर देते हैं तो ये जो बचा हुआ आधा अणु है ये भी उड़ के वाष्पीकृत हो जाता है और फिर हमारे पास पीओपी नहीं बनेगा, सिर्फ कैल्शियम सल्फेट बनेगा। यहाँ पे दोनों के दोनों अणु 373 से ज़्यादा गर्म करते ही 373 100 डिग्री होता है देखिए, और 100 डिग्री का मतलब ये हो गया कि वो जल का क्वथनांक है जहाँ पे जल वाष्पीकृत हो जाता है। तो जब 100 डिग्री से ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि दोनों के दोनों अणु जिप्सम में से बाहर निकल जाएंगे, ये सिर्फ कैल्शियम सल्फेट बचेगा जो पीओपी नहीं है। यदि पीओपी को आपने देखा भी है, प्लास्टर में भी यूज किया है और घरों में दीवारों को स्मूथ चिकना बनाने के लिए भी हम यूज करते हैं, तो पीओपी में अगर जल को मिलाया जाता है तो आधा अणु ये है और आपने जल मिला दिया तो वो 1.5 अणु जो बाहर निकले थे उनको वापस ले लेगा और फिर से एक जिप्सम का निर्माण कर देगा। यदि पीओपी में जल मिलाया जाता है तो वह वापस से जल के अणु को अवशोषित करके, ये आपके पास पीओपी था, आपने इसमें जल मिला दिया तो इसने क्या किया, आधा तो इसके पास पहले से था, 1.5 अणु जो आपने जल मिलाया उसमें से 1.5 अणु जल का लेके और वो क्या कर देगा, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यानी कि फिर से जिप्सम बना देगा। देखिए इससे आगे चलते हैं, इस पीओपी के उपयोग क्या क्या हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के, तो आपको पता है चिकित्सा के क्षेत्र में यूज होता है। अगर हमें प्लास्टर करना होता है, किसी पे हड्डी वगैरह में चोट लग जाती है तो उसके बाद डॉक्टर प्लास्टर करते हैं, वो ये पीओपी होता है। खिलौने बनाने के लिए यूज होता है और दीवारों को चिकना बनाने के लिए और सजावट के लिए भी हम पीओपी का यूज करते हैं। हमारा तीसरा रसायन है बेकिंग सोडा। नाम आपने सबने सुन रखा है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। Na से सोडियम, HCO3 मैंने आपको 9th क्लास में जब करवाया था तो ये बताया था कि रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं, जिसमें हम संयोजकता लिख के उनके आर पार की गुणा करते थे। उसमें HCO3 बाइकार्बोनेट होता है, तो इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, CO3 कार्बोनेट होता है और H इसके साथ लगा हुआ है यानी हाइड्रोजन, तो सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट, इसके 2 नाम हैं, दोनों एक ही हैं, कोई टेंशन गलत नहीं होगा। अब बात करते हैं निर्माण विधि की। बेकिंग सोडा को बनाने के लिए जिस प्रक्रिया का हम उपयोग करते हैं उस प्रक्रिया का नाम है सोलवे प्रोसेस या सोलवे प्रक्रिया। इस विधि में हम 1 से ज़्यादा चरणों में 4 पदार्थों को आपस में अभिक्रिया करवाते हैं। वो 4 पदार्थ कौन कौन से हैं? सोडियम क्लोराइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। इनके बीच अभिक्रिया कराने से बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। देखिए कैसे, ये सोडियम क्लोराइड है, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और NH3, अमोनिया, ये अमोनिया है NH3। देखिए क्या होगा कि यहाँ पे तो मैंने एक ही अभिक्रिया में लिख दिया है, लेकिन वास्तव में क्या होता है, जो सोलवे प्रक्रिया होती है एक्चुअल में, जहाँ पे बनता है वास्तव में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा, उसमें ये एक साथ एक ही चरण में नहीं मिलाए जाते हैं, अलग अलग चरणों में ये चीज़ें मिलाई जाती हैं और इन चीज़ों को मिलाने से अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होगा, वो हमारे लिए वेस्ट है। एक निर्माण होता है NaHCO3 का, जो हमारा बेकिंग सोडा है। इस बेकिंग सोडा के उपयोग क्या क्या है? बेकिंग सोडा जो इनो वगैरह हम लेते हैं एसिडिटी होने पर, उसी तरीके से बेकिंग सोडा काम करता है, क्योंकि ये क्षारीय प्रकृति का होता है। NaHCO3 बेकिंग सोडा जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। तो जब हमारे शरीर में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहा जाता है, और अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे एसिडिटी कहा जाता है। एसिडिटी के उपचार के लिए, अम्ल की मात्रा बढ़ने के लिए हम क्षार का उपयोग करते हैं और इसका जो नेचर है, इसकी प्रकृति है वो क्षारीय है, इसलिए यह एसिडिटी के उपचार के लिए होता है। अग्निशामक के रूप में होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि अग्निशामक के रूप में क्यों यूज होता है। और तीसरा है बेकिंग पाउडर बनाने में। देखिए ये बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर अलग चीज़ होती है। ध्यान रखिए कि बेकिंग सोडा क्षारीय प्रकृति का होता है, जो मैंने आपको अभी बताया, अर्थात स्वाद में कड़वा होता है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो क्षार होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। अगर हम बिना कुछ किए सीधा बेकिंग सोडा को खाने में यूज करेंगे, खाना बनाने में उपयोग किया जाएगा, तो खाने का स्वाद कड़ा हो जाएगा, क्योंकि बेकिंग सोडा क्षारीय प्रकृति का होता है। इसलिए क्षारीय प्रकृति को ख़त्म करने के लिए, हमने कल पढ़ा था, अगर अम्लीय है, जैसे मधुमक्खी के डंक में था, तो उसको उपचार के लिए हम क्षार का यूज करते थे, और अगर क्षारीय कोई चीज़ है तो उसके उपचार के लिए हम अम्ल का उपयोग करेंगे। तो बेकिंग सोडा में क्या किया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल मिलाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल और बेकिंग सोडा का जो मिश्रण होता है वो बेकिंग पाउडर कहलाता है। बेकिंग सोडा क्षारीय प्रकृति का होता है, बेकिंग पाउडर उदासीन होता है। क्यों? क्योंकि बेकिंग सोडा का जो क्षारीय प्रकृति है उसको टार्ट्रिक अम्ल मिलाकर हमने उसको ख़त्म कर दिया है। जब खाना बनाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है तो उसमें मौजूद, बेकिंग पाउडर की बात कर रहे हैं अब, तो उसमें मौजूद जो बेकिंग सोडा है उसको
ऊष्मा मिलती है, और ऊष्मा मिलेगी, ये बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर के अंदर जो मिला हुआ है, उसको जब ऊष्मा मिलेगी तो वो CO2 गैस बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। आप देखते हैं कि ब्रेड बनाते हैं हम, केक बनाते हैं, बिस्किट होते हैं, या कोई भी जो आप खाना बनाते हो ना, उस कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो निकल जाती है। इसीलिए ब्रेड में छोटे छोटे, केक में और बिस्किट में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। या फिर आप ये कह लीजिए कि खाने में जो फुलावट आती है वो इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आती है, क्योंकि उस खाने में हमने बेकिंग पाउडर मिलाया हुआ है, और बेकिंग पाउडर के अंदर जो बेकिंग सोडा मौजूद है उसको जब ऊष्मा मिलेगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा करता है। और इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के वजह से ही हम क्या करते हैं, हम इसका बेकिंग सोडा का उपयोग अग्निशामक के रूप में भी करते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो आग बुझाने में काम आती है। चौथा जो हमारा रसायन है वो है धावन सोडा। धावन सोडा क्या होगा, जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3.10H2, यहाँ पे अणु जो हैं, जल के अणु 10 हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, Na का मतलब सोडियम, CO3 का मतलब कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। 10 के लिए डेका शब्द आ रहा है, और H2O के लिए हम पहले पढ़ चुके हैं हाइड्रेट आता है, तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट इसका नाम हो जाएगा। निर्माण विधि क्या होगी, निर्माण विधि सोलवे विधि ही है। इसमें हमें सिर्फ 2 चरण और बढ़ाने हैं। जो हमने सोलवे विधि में यहाँ पे ये NaHCO3 लिया था, यानी कि बेकिंग सोडा लिया था, इस बेकिंग सोडा को मैंने इसमें लिख रखा है सारा, बेकिंग सोडा को उपरोक्त विधि में प्राप्त बेकिंग सोडा को जब गर्म किया जाता है और उसके बाद जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो धावन सोडे का निर्माण होता है। NaHCO3 को आपने गर्म किया, Na2CO3 बना, ये हमने यहाँ भी बना रखा है, ये रहा, ये इसके उपयोग में बता रखा है कि CO2 गैस बनती है। Na2CO3 बना, और इस Na2CO3 को जब जल के अणुओं के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो वो धावन सोडा बन जाता है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने जो जल के अणु हैं वो प्लस में लिख रखे हैं, यानी कि सोडियम कार्बोनेट अभी धावन सोडा नहीं है, इसकी आपने जल के साथ अभिक्रिया कराई तो ये जो जल के 10 अणु हैं ये इसके साथ जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद ये धावन सोडा बनेगा। ये चीज़ अलग है, क्योंकि यहाँ पर जो जल के अणु हैं वो अभी जुड़े नहीं हैं। डॉट लगने के बाद, ये जो हम बिंदु लगा रखा है, डॉट लगने के बाद ये इसके साथ जुड़ गए हैं, और जुड़ने के बाद ये धावन सोडा का निर्माण होता है। इसके उपयोग की बात करें तो उपयोग में कांच और साबुन तथा कागज़ के उद्योग में धावन सोडे का उपयोग किया जाता है। जल की कठोरता हटाने के लिए, जल जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, कठोर जल और एक मृदु जल। मृदु जल वो होता है जिसमें ढंग से आसानी से साबुन झाग बना सकती है, जिसको हम खारा पानी कहते हैं। खारे पानी में कई बार साबुन झाग ढंग से नहीं बना पाता है, तो उसके खारेपन को ख़त्म करने के लिए, उसकी कठोरता को ख़त्म करने के लिए धावन सोडे का उपयोग किया जाता है। और तीसरी जो चीज़ है, घरों में साफ़ सफाई के लिए भी हम धावन सोडे का उपयोग करते हैं। पाँचवा और अंतिम जो रासायनिक पदार्थ है हमारा, जो आपके सिलेबस में है इस पाठ में, वो है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। ब्लीचिंग जो शब्द होता है वो किसी भी, ब्लीच का मतलब होता है किसी चीज़ को रंगहीन बनाना। अगर वो कलरफुल है, वो रंगीन है और उससे आपको कलर हटाना है तो ब्लीच शब्द का यूज किया जाता है। ब्लीच का मतलब है कि उसको रंग वाली चीज़ को रंगहीन बनाना है। इसके लिए रासायनिक सूत्र क्या आएगा, CaO, ऑक्सीजन है, Cl2, कैल्शियम, O से ऑक्सी और Cl से क्लोराइड। इसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, और इसका सामान्य नाम होगा विरंजक चूर्ण। निर्माण विधि क्या होगी, विरंजक चूर्ण को बनाने के लिए भुजे हुए चूने CaOH 2 बार, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम और OH को हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ आप कराएंगे तो फिर विरंजक चूर्ण का निर्माण होगा। विरंजक चूर्ण को अंग्रेजी में ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। CaOH ट्वाइस प्लस Cl2, ये दोनों चीज़ें मिलके CaOCl2 विरंजक चूर्ण बनाती हैं, और H2O जल बनता है। इस विरंजक चूर्ण के उपयोग क्या क्या हैं, वस्त्र उद्योग में, कागज उद्योग में, तथा पीने के पानी में से रोगाणुओं के खात्मे के लिए। ये तीनों चीज़ों में हम ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। कागज़ उद्योग में आपको पता है कि जैसे आपने खुद भी महसूस किया होगा कि जो आपकी कॉपी का कागज़ है वो रफ़ कॉपी का कागज़ अलग होता है और फेयर नोटबुक का कागज़ अलग होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि जो फेयर नोटबुक का कागज़ सफ़ेद रंग का होता है और रफ़ नोटबुक का कागज़ थोड़ा सा डार्क कलर का होता है, उसमें ब्लीचिंग की हुई होती है। सफ़ेद वाले जो कागज़ होता है, जो आपका फेयर नोटबुक का कागज़ होता है, उसमें ब्लीचिंग अच्छे से की हुई होती है, इसलिए वो कागज़ थोड़ा सा साफ़ होता है। अंतिम टॉपिक है इसमें क्रिस्टलन का जल। क्रिस्टलन का जल किसी लवण के सूत्र इकाई, जो आपने 5 लवण पढ़े हैं, इनमें से किसी भी एक लवण के सूत्र के साथ जो जल के अणुओं की मात्रा होती है, किसी लवण के एक सूत्र इकाई में उपस्थित जल के अणुओं को क्रिस्टलन का जल कहा जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, POP का आपने पढ़ा है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जो मैंने आपको बताया था, तो ये जो आधा जो अणु है जल का, ये क्रिस्टलन का जल कहलाएगा। धावन सोडा में 10 जल के अणु हैं
Na2CO3.10H2O। तो ये जो 10 जल के अणु हैं ये क्रिस्टलन का जल कहलाएगा। एक तीसरा रासायनिक पदार्थ और होता है कॉपर सल्फेट .5H2O। 5 जल के अणु हैं, ये क्रिस्टलन के जल कहलाएंगे और इसलिए हम इसको पेंटा, 5 के लिए पेंटा शब्द आता है, और हाइड्रेट, पेंटा हाइड्रेट हो जाएगा। इसके अलावा क्रिस्टलन का जल आपने जिप्सम में भी देखा है, वो क्या होता है, वो होता है कैल्शियम सल्फेट 2H2O। 2 जल के अणु होते हैं, तो वो दोनों भी क्या हैं, क्रिस्टलन के जल हैं। थैंक यू।